वो देंगे या नहीं देंगे ये तय नहीं है, लेकिन अब सामने वाला दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, दूसरी बात, जो सबसे बड़ा बदलाव का कारण दिख रहा है पूरे चुनाव में, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो दिख रहा है, वो है महिलाओं को 10,000 रुपए का जो तुरंत लाभ मिला है, उसका बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है। महिलाएं एकजुट होकर किसी भी जात, किसी भी, यहां तक कि जो कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जो हैं वो एनडीए के साथ नहीं है, या, लेकिन यहाँ उस लाइन से को भी क्रॉस करके वहां अल्पसंख्यक महिलाओं के जुबान पर भी यही बात है कि जो सरकार ने दिया है हमें, तो हम उससे नमक हरामी नहीं करेंगे। ये एक बात, तो ये एक बहुत बड़ा तो ये है शरद जी, जो कि शरद जी, सिग्नल है शरद जी, पूरे ये। शरद जी, ये फिर अगर आपने वहां पे ग्राउंड पे जो एक्चुअल वोटर्स हैं जब उनसे बातचीत की, चाहे नंबर्स जो भी रहे हो, एक तो ये कि आपका इंटरेक्शन शहरी इलाकों में हुआ है, सब अर्बन में हुआ है, या ग्रामीण इलाकों में हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बताइए। और दूसरा कि अगर ये बम्पर वोटिंग है जो ट्रेडिशनली लोग कहते रहे, हालांकि ट्रेडिशंस टूटते रहे हैं, और जब भी कोई ये कहता है, मैं उस थ्योरी को बाई नहीं करता हूं कि बम्पर वोटिंग हो गई तो एंटी रूलिंग पार्टी है। ये क्लासिक एग्जांपल अभी जो हाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। मतलब अगर पिछले चुनाव से इस चुनाव में अगर आपका वोट परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया, इसका मतलब कदापि मतलब नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जिसमें यह बताता है कि ऐसा ये थ्योरी नहीं होता है, ये थ्योरी हर जगह लागू नहीं होता है, इसलिए मैं बाई नहीं करता हूं। तो जो मैं आपसे समझना चाहता हूं या हम समझना चाहेंगे वो ये कि आपका इंटरेक्शन अर्बन में था, सब अर्बन था, या फिर रूरल एरिया था, ग्रामीण इलाके में? जी देखिए, मैंने अक्रॉस तीनों क्षेत्रों में मैंने ट्रेवल किया है। कल पिछले 3 दिन में, आज पोलिंग को दिन को मिला करके, मैंने शहरी क्षेत्रों में भी लोगों से बात की, मैंने सेमी अर्बन में भी बात की, और आज तो मैं निहायत ही ग्रामीण, जो सुदूर ग्रामीण जिसको आप कह सकते हैं, मैं उन क्षेत्रों तक भी पहुंचा हूं। और हर जगह एक ही मेंटेलिटी मुझे नजर आई मतदाताओं की, कि सबके दिमाग में एक ही चीज है कि जो दे रहा है हम उसको वोट करेंगे। ठीक है, ठीक है। सुनील सुनील पांडे जी भी हैं। जी जी सुनील जी, जी। ये इसी बात को आगे मुझे बढ़ाना है। यदि पुरुषों के मुकाबले देखें तो 8% ज्यादा महिलाएं थी, चूंकि शरद जी ने अपनी बात इसी पे खत्म की है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो उसे बरकरार रखना चाहते हैं। तो क्या सुनील जी भी इसी बात से सहमत हैं, या उनका अपना कुछ अलग विश्लेषण है इस विषय में कि ये जो बम्पर वोटिंग है या महिलाओं का अत्यधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, एक तो अच्छी बात है कि देखिए फ्री बीस की जो घोषणाएं हैं चाहे किसी ने भी की हो वो एक अलग बात है, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। सुनील जी कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शरद जी और शशि जी के कुछ बातों से मैं सहमत हूं। एक तो जो शशि जी ने गणित के विषय में बताया, बिल्कुल सही बात है, वही आधार है जिसके कारण परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। दूसरी बात, जो इस मिथ को झुठलाता है कि महिलाएं ज्यादा वोट परसेंटेज में हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। कुल वोट कास्टिंग जब आप देखेंगी कि मेल कितना कास्ट किया और फीमेल कितना कास्ट किया इन द टोटल कास्टिंग ऑफ वोट्स, तो आपको आसपास ही दिखेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्षेत्र वाइज ये पता जरूर चलता है कि यहाँ महिलाएं अधिक वोट की पुरुषों के अपेक्षा, लेकिन ओवरऑल जब इसका इवेल्युएशन होता है तो हम आसपास होते हैं। तीसरी बात जो आप ये जानना चाहती हैं कि वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो तथ्यों पे आधारित होगी आपको, और मैं समझता हूं कि मैं इस बात को रखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए इस बार का आप सारी बातें रखिए, हम लोग सब आपको बहुत ध्यान से ही सुनते हैं। जी, तो वोट का विमर्श जो है, जो इशू है, उसको प्रशांत किशोर ने बदला। प्रशांत किशोर बदलने में कामयाब इस तरह से हुए कि
जो पारंपरिक इशू रहता था बिहार के वोटिंग पैटर्न में, वो इस बार बिल्कुल बदला है। लोग वोटिंग करने के लिए घर से निकले हैं और ऐसे जो मूल बिंदु इन्होंने रखा, विमर्श के लिए जो बिंदु रखा प्रशांत किशोर ने, उसका आकर्षण युवाओं में भी रहा, महिलाओं में भी हुआ। जो बातें शरद जी या शशि जी ने कहा है उसके अतिरिक्त मैं इस बात को जोड़ रहा हूं। एसआईआर जब हुआ यहां पर, तो एसआईआर इतनी चर्चा हुई, होना भी जरूरी है, तो इसने भी सक्रियता बढ़ाई है, लोगों में वोट के प्रति रुचि बढ़ाई है। मेरा नाम है या नहीं है, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे जानने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, ये बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन इसने रुचि और सक्रियता दोनों बढ़ाई है लोगों में। तीसरा, मतदाता अब जागरूक है। आप 5 साल की चर्चा आप आज कर रहे हैं, तो ये 5 साल के बीच में इनकी जागरूकता बढ़ी है हर स्तर। सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा। 5 साल पहले सोशल मीडिया की वो भूमिका नहीं थी जो आज है। तो आप इन सारे संदर्भों को देखेंगे तो बहुत इस पर क्या आप कहेंगे, आश्चर्य है कि वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया। ये इसको बिल्कुल नेचुरल समझिए, और उसी का परिणाम है कि आप, मुझे लगता है कि इस सेकंड फेज में 70% वोट पड़ने की उम्मीद है या पड़ चुका है। अभी आकलन जो है 67-68 के करीब में जा रहा है। फाइनल जब फिगर आएगा तो मुझे लगता है कि 70% ये क्रॉस कर जाएगा। जी बिल्कुल। आज जिन जिलों में चुनाव हुए हैं, जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, उनके कुछ परसेंटेज मेरे सामने हैं इस वक्त, तो मैं दर्शकों के साथ साझा करूंगी। और सबसे पहले यदि बात कर लें तो 76.26% मतदान किशनगंज में हुआ है। औरंगाबाद की बात करें तो शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है हमारे पास, 64.48% मतदान यहाँ हुआ। अररिया में शाम 5 बजे तक 67.79% वोटिंग हुई है। पूर्णिया की बात करेंगे तो 5 बजे तक रिकॉर्ड यहाँ पर 73.79% वोटिंग हुई। वहीं कैमूर में बात कर लेते हैं, यहाँ पर शाम 5 बजे तक का आंकड़ा जो हमारे पास है वो है 67.09% वोटिंग हुई है। गया जी की बात करते हैं, जिले में शाम 5 बजे तक 67.50% वोटिंग की खबर है। सीतामढ़ी में शाम 5 बजे तक 65.29% वोटिंग, सुपौल में 5 बजे तक 70.69%, जबकि पूर्वी चंपारण की बात करें दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा है 61.92% वोटिंग। मधुबनी में शाम 5 बजे तक 61.79% वोटिंग हुई। नवादा में शाम 5 बजे तक 57.11% वोटिंग हुई। भागलपुर की तरफ चलें तो यहां पर दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 58.37% मतदान। कटिहार में शाम 5 बजे तक 75.23% वोटिंग। शिवहर में शाम 5 बजे तक की बात करें तो 67.31। कुल मिलाकर करके आज की पोलिंग है ना, फीडबैक आप लोग हैं बिहार की सरजमी पे, तो सुनील पांडे जी पहले आप और उसके बाद शरद जी आप। हालांकि शरद जी ने अपनी बातचीत में इशारा तो कर ही दिया है कि कुल मिला के क्या माहौल देखा उन्होंने। ये महागठबंधन वाले भी खुश हैं। मुकेश सहनी के यहाँ सुना है कि चावल भी आ गया है, मतलब कई बोरियों में, और मछली भी आ रहा है। कह रहे हैं कि 14 तारीख को माछ भात का दावत है और एकदम सार्वजनिक दावत है ना। सिर्फ मतलब न्योता मिल गया है, बीजे होना बाकी है, तो वो 14 तारीख को कह रहे हैं कि 10-11 बजे बीजे हो जाएगा, आप लोग सब आइए और खाइए। ये अब जब शाम ढल चुकी है, लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो सुनील पांडे जी पहला फेज और दूसरा फेज, नेताओं का बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज है ना। तो अगर हम शुरू करें एनडीए से ही, जेडीयू है, बीजेपी है, क्या स्थिति थी। शरद जी और हम लोग आप लोग चर्चा करते रहे कि बीजेपी इस बार उनको सीटों में 70, 75, 65, 70 सीटों पे ही सीट बंटवारे निपटा देगी, वो भी गलत साबित हुआ। बीजेपी ने जब देर किया है ना कि सीट अलायंस पे जब फैसला हो जाए, तो जिनको हम लोग कह रहे थे कि मेंटली रिटायर्ड और टायर्ड है, जो प्रशांत किशोर कह रहे थे, वही 74 साल वाला आदमी जाकर के भोजपुर में रैली कर रहा है और उसमें 2 नाम पहले यहां घोषित कर दिया, फिर वहां घोषित कर दिया। मतलब 102 सीटों पे वो लड़ भी रहे हैं। मतलब जो बीजेपी ये सोच रही थी, मैंने कई कार्यक्रम किए थे कि
ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए कि ये नीतीश कुमार उड़ीसा वाले पटनायक साहब हैं। ये नीतीश बाबू हैं, बिहार है, वो उड़ीसा था और वहाँ पटनायक साहब थे। दोनों की कहानी अलग अलग है और वस्तुतः नीतीश कुमार ने इसको साबित कर दिया कि वो प्रेशर में नहीं आ सकते हैं। तो हम एनडीए से ही शुरू करते हैं। पहले सुनील पांडे जी, आपका ओवरऑल आकलन। और मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 1 महीने पहले एक जेडीयू के नाम तो मैं नहीं बोल सकता सार्वजनिक तौर पे, लेकिन वो उनके कर्ता धर्ताओं वालों में है, तो उनका ये कहना था, और आज से 10 दिन पहले जब मेरी बात हो रही थी तो उनका ये था फीडबैक जो इंटरनल जेडीयू का है कि मिनिमम हम गिरते से गिरते 65 पे रहेंगे, और हम उनका जो आकलन है वो 75 से 81 है, और ये बात 70 प्लस हम रहेंगे। ये आज से 1.5 महीने पहले एक सज्जन ने मुझे कहा था, और 10 दिन पहले उनका आकलन था कि बहुत बुरी स्थिति होगी हमारी, तो हम 65 पे रहेंगे। और हमारा आकलन है जेडीयू के जो एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है, जो सीएम हाउस के बहुत करीबी है, ये सब जो घोषणाएं हो रही थी उस टीम के वो हिस्सा है, कह रहे 75 से 81 के बीच में आप हमें कहीं भी रख सकते हैं। और बहुत मुस्कुरा करके कह रहे थे कि आप तो बड़ा देश दुनिया घूमते हैं, 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, 14 तारीख को साबित हो जाएगा। पहले सुनील पांडे जी, फिर शरद जी। समा बांधा है कि सभी कुछ, आपने भी कहा मछली का आयोजन हो रहा है, छोटे सरकार अनंत सिंह के यहाँ पूरी छन्ना शुरू हो चुका है, मिठाई बनना शुरू हो गया है, वो जदयू के शायद विजयी विधायक बनेंगे। तो ये पूरा मामला जो है, जो बम्पर वोटिंग सब कुछ कर दिया है, और बम्पर वोटिंग के आधार पर यह कहना कि फलाने को लीड मिलेगा, फलाने पीछे रहेंगे, इस बात से मैं सहमत नहीं। लेकिन एक बात जो इस पूरे चुनावी माहौल के पहले दिन से जो सबसे कमजोर कड़ी थी एनडीए का, वो नीतीश जी का स्वास्थ्य था। नीतीश जी खुद थे। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज जब मैं इस ओपिनियन का हूं कि सबसे मजबूत यदि कोई कड़ी है एनडीए में, वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने वो साबित किया। हम हमारे आपके या अनेक हमारे आपके जैसे कई लोग हैं, उनके पार्टी के भी लोग हैं जो उनके हेल्थ को लेकर बड़ा चिंतित थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पता नहीं इस दौर में क्या बदलाव आया, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वही बंदा 100 से ज्यादा और बड़े खुले मन से मतदाताओं से कनेक्ट कर पाते हो। इसकी बड़ी वजह जीत की यदि कोई बनेगी तो वो नीतीश, यदि एनडीए सत्ता में आता है या बड़ी संख्या में यदि उनके विधायक। दूसरी सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द को झुठला दिया है। भारत की राजनीति में यदि कोई एक बंदा है जो एंटी इनकम्बेंसी को नहीं मानता है या झुठलाया है अपने मतदाताओं के वोटों से, तो नीतीश कुमार है। आप एक क्रॉस बिहार किसी भी, मैं कभी क्षेत्र में नहीं गया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, लेकिन मैं लोगों से कनेक्ट रहता हूं। किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने, किसी पुरुष ने नीतीश को निगेटिव रूप में नहीं लिया। सबकी सहानुभूति नीतीश कुमार के पास, महिला को तो छोड़ ही दी। मैं इसमें एक सवाल ऐड करना चाहता हूं सुनील पांडे जी, और ये सवाल मैं शरद जी से भी समझना चाहूंगा। जो नीतीश कुमार पे इतना अटैक हुआ है ना, उनके स्वास्थ्य को लेके, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर करके, आपको पता है कि अगर जो ट्रेडिशनली जो लोग कहते हैं कि अगर आरजेडी है तो मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन, बीजेपी है तो फॉरवर्ड क्लास और व्यापारी यानी बनिया वर्ग, तो आप देख रहे हैं आईएनएच और जनता टीवी विशेष बिहार एग्जिट पोल 2025 आप देख रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो है कुछ स्थिति जो है वो तस्वीर कह लीजिए साफ होती दिखने लगी है, और किसके खाते में कितना
वोट जा सकता है और कौन किसके पक्ष में है, ये समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जिट पोल के जरिए। आपको बता दें हमारे साथ लगातार जो हैं मेहमान जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी जुड़े हुए हैं, वही शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जो कि अपना कीमती वक्त इस वक्त हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बिहार को समझने की कोशिश इनके साथ करेंगे। स्टूडियो में शशि रंजन जी हमारी जनता टीवी के सलाहकार संपादक लगातार जुड़े। जी अपने सर, मेहमानों पे जाएंगे, आप उनको फ्रेम में दिखा सकते हैं, लेकिन एवीपी का जो एग्जिट पोल है वो आ गया है। एवीपी का एग्जिट पोल आ गया है। एवीपी के एग्जिट पोल जो आप लेफ्ट स्क्रीन पे भी वो आप बहुत जल्द देख पाएंगे। एवीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एवीपी का एग्जिट पोल है। उनके एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को बम्पर बढ़त 147 से 147 से 167 सीट, हालांकि 20 सीटों का रेंज लिया है एवीपी ने, फिर भी और दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए एवीपी एग्जिट पोल में बहुत निराशाजनक स्थिति है। 70 से 90 सीटें एवीपी एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 70 से 90 सीटें ही मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में महज 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। और खास बात यह है कि जन स्वराज को एवीपी के एग्जिट पोल में एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। और जो मतलब ये लगातार आप समझिए कि इस तरह की खबरें आ रही है। और चाणक्य का भी अब एग्जिट पोल आ रहा है, वो भी अब आपको देखना होगा। अपने हमारे कंट्रोल रूम में जो हमारे साथी हैं उनसे निवेदन है कि अब आप जरा धड़ाधड़ भरना शुरू कर दीजिए। और एवीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी को 53 से 58, कांग्रेस को 10 से 12, वीआईपी को 1 से 4 और जो बाकी सीटें हैं वो मिल सकती हैं लेफ्ट को। लेकिन हम बहुत जल्द आपको चाणक्य का भी दिखाएंगे। चाणक्य का, जिसका सोनल आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में बहुत तहलका मचाया था। लेकिन जो चाणक्य का है एग्जिट पोल वो भी हम बहुत जल्द साझा करेंगे। चाणक्य के मुताबिक रिजल्ट कुछ अलग होते हुए दिख रहे हैं, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सुनील पांडे जी, ये पहला एवीपी का आ गया है एग्जिट पोल, और आप शरद जी और सुनील पांडे जी आप रिएक्ट कीजिए इस पर, एवीपी के एग्जिट पोल पर। उसके पहले 2020 का भी एक आंकड़ा पढ़ देता हूं, एग्जिट पोल का ही है। एवीपी सी वोटर ने किया था, सी वोटर के साथ किया था एवीपी ने 2020 में, और तब कहा था कि 104 से 128 सीटें मिलेंगी एनडीए को, मिल सकती हैं। महागठबंधन को 108 से 131, बहुत ही इंटेलिजेंटली सी वोटर ने यह आंकड़ा पेश किया था। 104 से 128 एनडीए, 108 से 131 महागठबंधन, अन्य को 6 से 23 दिया था। जो एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो 125 एनडीए और 110 महागठबंधन, तो सी वोटर के उसमें फिट हो गया। आज तक और एक्सिस माई इंडिया ने जब 2020 में किया था तो 69 से 91 कहा था एनडीए को, और 139 से 161, 139 से 161 कहा था महागठबंधन, 6 से 10 कहा था अन्य को। और एवीपी सी वोटर को छोड़ दें तो सबने, एक्सिस जो आज तक के साथ था, रिपब्लिक, भारत जन की बात, उसने, न्यूज टुडे, चाणक्य ने और टाइम्स नेटवर्क ने, सब ने महागठबंधन को बढ़त दिखाई थी और काफी ज्यादा बढ़त दिखाई थी महागठबंधन को, और नतीजा जो है वो एनडीए को 125 सीटें मिली थी। ये एवीपी का पहले आया है, जरा आपको आपका रिएक्शन, पहले शरद जी फिर सुनील पांडे जी। देखिए, ये पहला, वैसे एग्जिट पोल कई बार एक्यूरेट होते हैं, कई एजेंसियों के कई बार बिल्कुल उलट हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल या शरद जी लाइटर नोट पे कहें कि कई बार तुक्का भिड़ जाता है। जी, अब जो कहा जाए उसको, पता नहीं कितनी साइंटिफिक ढंग से
एग्जिट पोल अगर पूरी तरह साइंटिफिक ढंग से किया जाए तो वो इतना ज्यादा डिफर नहीं हो सकता है। तो अब आजकल एजेंसियां कितना उसको अपनाती हैं सारे गाइडलाइंस को, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब आज चुनाव के दिन लगातार मैं घूम रहा था क्षेत्र में, तो कहीं मुझे कोई एग्जिट पोल वाला कहीं नजर नहीं आया। खैर वो अलग बात है। तो लेकिन जहां तक बात अगर हम करें कि जो उसी वोटर का एग्जिट पोल की जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो एक तरह से जो मूड मैंने देखा है पिछले 15-20 दिनों में, या आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान जो मूड मैंने मतदाताओं का देखा है, तो करीब करीब उसके आसपास ही दिख रहा है। लेकिन अब ये कितना सही है वो तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं का रुझान एनडीए की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सुनील पांडे जी। निजी रूप से तो सर मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं जो एग्जिट पोल आता है, क्योंकि कई दफे मैंने देखा है और आप इस बात से सहमत होंगे, जो मुखर मतदाता होते हैं वही अपना ओपिनियन आपके पास रखते हैं, लेकिन एक छुपा वोटर जो है, खास करके महिलाएं। जनता टीवी INH का एग्जिट पोल आ गया है और वो आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं इस वक्त। बाइफर्केशंस भी हम आपको तुरंत बताएंगे जैसे ही टैबुलेट हो जाता है। जनता टीवी INH के मुताबिक 139 से 146 के बीच में एनडीए को सीटें मिल सकती हैं। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, जनता टीवी INH के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की झोली में 139 से 146 के बीच सीटें आ सकती हैं। महागठबंधन की झोली में 90 से 100 के बीच में जा सकती हैं, और अदर्स यानी अन्य, जिसमें जन स्वराज पार्टी, बीएसपी, तेज प्रताप वाली पार्टी है ना, ये पशुपतिनाथ वाली पार्टी, इंडिपेंडेंट, ये सब के सब मिला करके अधिकतम 5 और न्यूनतम 5, अधिकतम 10। ये गौर कीजिएगा, इस 5 में सब लोग इंक्लूडेड हैं। और बाइफर्केशन हम आपको बताएंगे कि एनडीए के खेमे में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उनकी झोली में कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के जो घटक दल है उनमें से किसको किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जनता टीवी INH का एग्जिट पोल जो रुझान है, जो लग रहा है कि इतनी सीटें आ सकती हैं, वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। एनडीए की झोली में एक बार फिर दोहरा रहा हूं, 139 से 146, 139 से 146 सीटें। महागठबंधन की झोली में 90 से 100 और अदर्स की झोली में 5 से 10 सीटें जा सकती हैं। बाइफर्केशन पे हम जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं उसमें जन स्वराज का खाता संभवतः नहीं खुलेगा, ऐसा हमारे एग्जिट पोल में आ रहा है। क्या होगा असली वाला 14 को पता चलेगा। सुनील पांडे जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी, तो मैं वही कह रहा था कि जो वाइट्स या जो वॉक्स पॉप आ रहा था आम मतदाता का, उसके आधार पर झुकाव वही है एनडीए की तरफ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, 2020 में जो भूमिका चिराग का रहा है, यदि 2025 में प्रशांत किशोर की वही भूमिका रही, तो मैं मानता हूं कि ये तस्वीर बदल सकती है। क्या होगी कहना मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर एज एन नाउ, आज मैंने अभी की स्थिति में, यदि चिराग वाली बात सही साबित हुई तो 2025 का तस्वीर बिल्कुल उलट जाएगा। अभी सुनील पांडे जी दैनिक भास्कर की बात कर रहे थे, मैंने वो खोल लिया है। दैनिक भास्कर का जनता टीवी INH से थोड़ा बहुत मिलता, हालांकि थोड़ा डिफरेंस तो जरूर है। दैनिक भास्कर का जो अभी एग्जिट पोल आया है, 4 एग्जिट पोल, अच्छा ये 4 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स, दैनिक भास्कर ने ये किया है कि जो 4 एग्जिट पोल आ गए हैं उनका एक एवरेज निकाला है, और उस एवरेज के मुताबिक एनडीए को 149 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 86
और अन्य को 6। इसने 4 एग्जिट पोल का एक एवरेज निकाला है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा देख पाऊं, चलिए ठीक है, मैं और जैसे आता है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि सुनील पांडे जी दैनिक भास्कर की बात कर रहे थे तो हमने आपको ये बताया कुल मिला के अभी तक जो शुरुआती सिनेरियो बनता दिख रहा है वो ये कह रहा है कि भाई नतीजे जो हमें एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और जिस तरह से लगातार हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, चाहे हम बाकी एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर सूरज पाटिया कहें, प्रशांत किशोर की पार्टी का कोई खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मेरे साथ जो 2 खास मेहमान है उनमें से शरद जी एक बात जरूर आपसे समझना चाहेंगे, ये बात बच रही है कि भाई युवा तो बड़ा प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे थे, कम से कम वो कह रहे थे कि एक बदलना है, एक धारा बदलनी है, एक बदलाव चाहते हैं बिहार में और उन पे तरफ बड़े आकर्षित थे। उनका खाता भी ना खुले, यदि ऐसी उम्मीद करते हैं क्या आप? जी देखिए, प्रशांत किशोर के प्रति कितने आकर्षित थे युवा, ये कहाँ दिखा? हम लोगों ने कहाँ देखा? ये हम लोगों ने मीडिया में देखा। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई प्रशांत किशोर के बारे में कि प्रशांत किशोर ने बड़ा वो किया है, बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया पे देखा, ये भी जोड़िए ना, सोशल मीडिया पे देखा। फील्ड में जब फील्ड में गया, मैंने जब गांव और कई शहरों में और गांवों में जब मैं पहुंचा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रशांत किशोर ने जो दावा वो कर रहे थे कि पिछले 3 साल से मैं गांव घूम रहा हूं और हर गांव को मैंने छू लिया है और युवाओं में इतनी बेचैनी है उनको लेकर के, तो जब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कहीं मुझे प्रशांत किशोर का नाम कहीं से सुनाई नहीं दिया। क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग नाम ही नहीं जानते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। तो और सेमी अर्बन में मिला जुला सर कुछ लोग नाम जानते थे, लेकिन उनका मतलब इतना मत कर दीजिए। 3 साल बहुत मेहनत किया है कि मतलब गांव में प्रशांत किशोर का नाम नहीं जानते, मतलब आप इतना डिमोरलाइज मत कर दीजिए कि मतलब 14 तारीख तक अभी है। मैंने सुना है, मैंने जो देखा है, देखिए मेरा अपना पर्सनल प्रशांत किशोर से न कोई दुश्मनी है न मेरा कोई ये है, तो मैंने जो देखा जो समझा वो मैं कह रहा हूं। अब जहां मैं एक खास सीट पर ज्यादा मेरा फोकस था, यहाँ पूर्णिया से सटा हुआ है कस्बा सीट है जहां पर 40-42% मुस्लिम वोटर हैं और तो वहां काफी टफ कंटेस्ट माना जा रहा है। तो वहां भी प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं और मुस्लिम कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है कि जब मुस्लिम वोट इतना ज्यादा है तो प्रशांत किशोर ने वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। तो लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर अपने आप में यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन उनका कैंडिडेट मजबूत है। वो कैंडिडेट की बात कर रहे थे कि उनका कैंडिडेट मजबूत है, हो सकता है वो कुछ वोट काटेगा, लेकिन जीतने की संभावना किसी ने नहीं जताई। तो जो मेरा ओवरऑल जो मेरा ये जानना था कि प्रशांत किशोर के बारे में शहरी क्षेत्र में लोग जानते हैं, शहरी क्षेत्र में लोगों का ये मानना था कि प्रशांत किशोर नए हैं, अभी मैदान में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है। अगर वो वहां मजबूत कुछ भी हो तो क्या इतना असर रहा कि वो किसी की जीत और हार का कारण बने? कुछ एक सीटों का मतलब 2-3-4 सीट रितेश पांडे वाला और ये कुमरार वाले प्रोफेसर साहब, ये सब 2-3 सीट छोड़ दीजिए, ये अपवाद है ना, ये कैंडिडेट बेस्ड है। जन स्वराज के आधार पे आपको लगता है कि कोई जीतेगा या कोई हारेगा, इतना इंपैक्ट हो पाया? मैं इसी बात को शुरुआत में आपने जब ये ट्रेंड दिखाना शुरू किया तो मैंने कहा कि जो 2020 में चिराग पासवान अलग लड़के जो असर दिखाया था, वही यदि काम प्रशांत किशोर के सो कॉल्ड भोटकटवा की जो बात आप कर रहे हैं, जो किसी भी पार्टी विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये सीट विशेष की बात हो सकती। किस सीट पर प्रशांत किशोर कितने प्रभावी रहे, उस सीट का रिजल्ट अवश्य प्रभावित होगा। मैं इस बात के लिए लेकिन ये 2-4-5 सीटें हैं ना सुनील पांडे जी, 2-4-5 सीटें कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स, और वो जन स्वराज का असर नहीं है सर, वो उस कैंडिडेट का असर है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए जो 2-4-5 है। शशि जी, मैं कह रहा हूं 2020 में करीब ऐसे 50 सीट थे जिसकी जीत हार 5000 से
100 और 30-35 वोट पर हुआ। इन सीटों पर यदि प्रशांत किशोर एलिमेंट काम कर गया होगा तो आप समझ सकते हैं कि उलट उलट इस रिजल्ट में होना तय है। आपको क्या लगता है कितनी संभावना है? शशि जी, मैं जोड़ना चाहूंगा। हाँ। कि देखिए, प्रशांत किशोर का जो भी जितने भी कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, वो सक्षम कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, बहुत सोच समझ करके। इसके पीछे का गणित आपको समझना होगा कि क्यों उन्होंने सक्षम कैंडिडेट उतारे हैं। क्योंकि उनका अपना कोई कैडर बेस तो है नहीं कहीं भी, उनके कोई कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी सीट पर उनके अपने कोई कार्यकर्ता नहीं है। जो है सड़कों पर उनके साथ चलने वाले लोग, बस उतने ही उनके कार्यकर्ता हैं। क्षेत्र में उनके कोई कार्यकर्ता नहीं, उनका कोई कैडर, तो खैर वो कैडर तो बनने में समय लगता है, जो कि उनके पास अभी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सक्षम कैंडिडेट उतारे, काफी सोच विचार के, कि वो जो कैंडिडेट हैं वो अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर वो चुनाव में जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। पार्टी, अगर पार्टी का कैंडिडेट है तो पार्टी की छवि वहां काम करती है। कैंडिडेट का अपना ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत सोच समझ के कैंडिडेट किया, मूल प्रश्न जो आज की तारीख में इस वक्त बिहार या पूरा हिंदुस्तान जो समझना चाह रहा है, जैसे ये सही बात है जो सुनील पांडे जी कह रहे थे कि 2020 में 35, 40, 50 सीटें ऐसी थी 5000 के नीचे जिनका जीत और हार हुआ है ना। अब क्या प्रशांत किशोर के कैंडिडेट मतलब 243 ना भी समझे, 50-75 क्या ऐसे लोग हैं जो 5000, 10,000 वोट ले रहे हैं? जी देखिए, कुछ सीटों पर तो आएंगे, मतलब 2, 4, 5 नहीं, ये जो फिंगर पे काउंट कर लिए जाते हैं वो वाले नहीं।